हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग एचपी टेट के लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल जो सत्याग्रह था, जो पहला इनका सत्याग्रह था, वो कहाँ पर किया था, कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? तो वो इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 जो था वो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो ये 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये महात्मा गांधी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जो 1928 का बारदोली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, लगान की वृद्धि के विरोध में ये जो था आंदोलन किया गया था, बारदोली सत्याग्रह। और इसी आंदोलन में जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है, इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी इसी सत्याग्रह के अंत में। ठीक है, उसके बाद है एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, जिनको हम जानते हैं एओ ह्यूम के नाम से। बोला एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। ठीक है, ICS अधिकारी थे, एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड अधिकारी थे। बोला इन्होंने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन्होंने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन जो है या उसकी स्थापना, ठीक है, इन्होंने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन जो है वो किया? तो आपको ध्यान रखना है ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है यही बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया था। जो कांग्रेस इसको नाम था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसकी स्थापना 1884 में की थी एओ ह्यूम ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो पहली जो रेलगाड़ी थी भारत में वो कब चली है? 16 अप्रैल 1853। ठीक है, इस टाइम पे 1853 में जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्हीं को रेलवे का जनक भी माना गया है ना। तो इन्हीं के टाइम में 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी वो चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, और कितने किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो इसने तय की थी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता एक आपराधिक प्रथा है? ठीक है, किसमें मतलब कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो ये बताता है कि जो अस्पृश्यता है ये एक अपराध है? ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 17। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और इसके अंतर्गत जो है वो 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। और भारतीय जनता को जो अधिकार प्राप्त है वो हमारे जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 है उसमें दिया गया है कि अस्पृश्यता क्या है? एक अपराध है। ठीक है, एक आपराधिक प्रथा है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत जो है इनके चुनाव हमारा राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, मतलब क्या अर्थ है धर्मनिरपेक्षता का? क्या बोलेंगे हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में? भारतीय संविधान में क्या बोला गया है? तो भारतीय संविधान में बोला गया है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। राज्य मतलब भारत। ठीक है, सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की क्या व्याख्या की गई है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सेंटर कौन है, केंद्र में कौन है, तो इसके केंद्र में है बालक। ठीक है, बालक जो है वो सेंटर है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि शिक्षक है, बालक है, पाठ्यक्रम है ना, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी दिया होगा तो आपने ध्यान रखना है बालक जो है वो सेंटर है। ठीक है, तो बालक को टिक करना है। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। लड़कियों में फ्रायड ने बताया है कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और जो लड़के हैं उनमें ऑडिपस, जो लड़के हैं उनमें ऑडिपस ग्रंथि। ठीक है, फ्रायड के अनुसार जो लड़कियां हैं उनमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और जो लड़के हैं उनमें ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से लड़कियां जो हैं वो अपने फादर के साथ ज्यादा अटैच होती हैं, और ऑडिपस ग्रंथि ये जो बॉयज के अंदर होती है, ठीक है, ये बॉयज में होती है ऑडिपस ग्रंथि, इसकी वजह से जो बॉयज हैं वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रा लड़कियों में होती है फ्रायड के अनुसार, और ऑडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों में होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संरचनावाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है। देखिए, संरचनावाद शब्द पूछा है ना, तो वैसे तो संरचनावाद के जनक पूछेंगे तो हम विलियम वुंट बताते हैं, बट संरचनावाद शब्द का पहला प्रयोग जो है वो एडवर्ड टिचनर ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। संरचनावाद शब्द आएगा, उसका पहला उपयोग एडवर्ड टिचनर ने किया है, परंतु संरचनावाद के जो जनक है, ठीक है, जो फादर है वो कौन है, तो वो विलियम वुंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद है विलियम वुंट वही है जिन्होंने विश्व में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, 1879 में। तो वो विलियम वुंट जो है वो संरचनावाद के जनक है, परंतु संरचनावाद शब्द का पहला प्रयोग एडवर्ड टिचनर ने किया है। ठीक है, ये याद रखना है। किसने कहा कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। ठीक है, ये स्टैनले हॉल की परिभाषा है, आपको याद रखनी है। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं की ये परिभाषा है, इसको भी आपने याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है हमारा, जिसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिंक टैंक। तो इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको याद रखना है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, इससे पहले कौन होता था, इससे पहले योजना आयोग होता था, जो पंचवर्षीय योजनाएं लेकर आते थे ना, तो उसको समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग की जो स्थापना है वो की गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ठीक है, 15 से। और उपाध्यक्ष कौन है इस टाइम, तो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और इसके सीईओ, ठीक है, सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं इसके सीईओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो होता है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो कि खंपात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जाकर खंपात की खाड़ी, गुजरात में जाकर खंपात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो नर्मदा नदी विंध्य पर्वत व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और भी छोटी छोटी नदियां हैं। तो उनमें जो सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा नदी है, जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ को बहती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की तरफ को बहती है और अरब सागर में जल गिराती है, तो वो है नर्मदा नदी, ये सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा साबरमती, माही, ताप्ती, ठीक है, और भी जैसे कि ज्वारी है, मांडवी है, ये नदियां भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले
लेक्चर्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, लुछाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? लुछाई पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? लुछाई पहाड़ियां पाई जाती हैं मिजोरम में, ये भी याद रखना है, इनको मिजो पहाड़ियां भी कहते हैं। तो लुछाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको या तो ब्लू माउंटेन बोलते हैं या फिर फोंगपुई। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, या नीला पर्वत भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नीला पर्वत भी लिखा हो सकता है। तो आपने याद रखना है, फोंगपुई जो है वो लुछाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, और लुछाई पहाड़ियां मिजोरम राज्य में स्थित है। ठीक है, लुछाई पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियां भी बोलते हैं। उसके बाद है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। इसके अलावा उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा, माना दर्रा, ये दर्रे भी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।